आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं किशन शर्मा, रियल एस्टेट बिजनेसमैन और बिजनेस कोच। आप सभी का स्वागत करता हूं अक्षरधाम एसोसिएट्स में, जहां पर हम रियल एस्टेट प्लानिंग का काम करते हैं विभिन्न रिमोट लोकेशंस पर, यानी तहसील लेवल पर, तालुका लेवल पर, और लोगों को सिखा करके और उनको काम देना, उनसे काम करवाना, यही हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग करते हैं। तो आपने अपने काम के लिए इसको चुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन आपका। और आइए चलते हैं हम अपने पोजीशन कॉन्ट्रैक्ट्स की ओर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आपकी पोजीशन के लिए क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये चीज़ हम इसीलिए पहले समझाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आपको वहाँ पर क्या क्या करना है, किस तरह से करना है, उसका पूरा क्लैरिटी आ सके। इससे रिलेटेड कोई चीज़ आपको आती है, नहीं आती है, तो वो ट्रेनिंग्स हम यहाँ पर आप लोगों को अवेलेबल कराते हैं जॉब के पहले। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या काम आपके रहने वाले हैं यहाँ पर इस पोजीशन पर, जिससे कि आप ये सब चीज़ों को समझ सकें। तो देखते हैं आपका पोजीशन कॉन्ट्रैक्ट फॉर टेलीकॉलर, कि टेलीकॉलिंग के बतौर जो है आपके क्या पोजीशन कॉन्ट्रैक्ट रहने वाले हैं, क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहने वाली हैं। तो टेलीकॉलर हमारे यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती हैं, जो एक डेटाबेस को, यानी जो हमारे को कई सारे नंबर कहीं से मिलते हैं, उनको कस्टमर में वो चेंज कर देती है। यहाँ पर हम लोग फीमेल स्टाफ को रखते हैं, उनको रखना प्रेफर करते हैं। क्योंकि उनमें एक नेचुरल क्वालिटीज़ होती हैं लोगों को हैंडल करने की, समझाने की। इसके लिए यहाँ पर हम उनको तवज्जो देते हैं। तो वो उनके क्या क्या काम होते हैं, सबसे पहला उनका जो प्रमुख काम होता है, जिसमें हम नीचे सब टास्क रहेंगे, वो रहता है सेल्स कॉलिंग का और डेटाबेस मैनेजमेंट का। यानी वो डिफरेंट, हमारे यहाँ पर क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे डिफरेंट तरह के लोग होते हैं। जैसे कि हमारे कस्टमर्स होते हैं, जैसे कि हमारे एजेंट्स होते हैं, जैसे कि हम जो कस्टमर जो हमसे ख़रीद चुके, उनको हमें रेफरल कॉल, यानी और कोई लोग हैं क्या आपके पास इस तरह के, वो पूछने के लिए भी कॉल करना पड़ता है। इसके साथ साथ हमारे टीम मेंबर्स होते हैं, तो वो अच्छा काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए बारे में उनसे बातचीत करनी होती है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज़ के लोगों को आपको कॉलिंग करनी होती है, ये आपका एक प्रमुख कार्य रहता है। इसके बाद टीम के साथ कोलैबोरेट करके, टीम के साथ मिल करके और रिसर्च करना, सीखना कि किस तरह से ऑनलाइन रिसर्च करके भी हम डेटा नया ला सकते हैं, नए डेटाबेस में हम डेटा ऐड कर सकते हैं, वो चीज़ पर काम करना होता है। इसके बाद जब हम कॉल करते हैं, तो वहाँ पर हमें कॉलिंग के दौरान रिलेशनशिप्स बनाने होते हैं। अच्छी तरीके से बात करेंगे तो लोगों से अच्छे संबंध आपके बन जाते हैं। तो वो चीज़ आपको बनानी पड़ती है ताकि आप उनसे और डेटा ले सकें। जब आप 10 लोगों को कॉल करते हैं, तो उसमें से 2 लोगों से आपको अच्छा रिस्पांस मिलता है, वो आपकी बात सुनते हैं, आपसे बात करते हैं, कुछ और आगे बात बनती है। तो वहाँ पर उन लोगों से अगले नए लोगों का, कि भाई इसी तरह के लोगों का डेटा, तो अगर आप उनसे 5-5 नंबर भी लेते हैं, तो अगेन आपके पास 10 नए नंबर आ जाते हैं जिनको आप कॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक, जितने नंबर आपको दिए गए हैं उतने ही नए नंबर भी आप जनरेट कर लेते हैं उन लोगों से अच्छे से बात करके। तो आपको ये सेल्फ सस्टेनिंग डेटाबेस बनाना, ये आपका काम रहता है। इसके बाद CRM सिस्टम, चूँकि हम जो भी कॉल्स करते हैं वो आपके सामने कंप्यूटर का स्क्रीन रहता है, वहाँ पर लिखा रहता है पिछली बार इनसे कब बात हुई थी, इन्होंने क्या कहा था, वो पूरी हिस्ट्री हमें दिख रही होती है, उसको CRM सिस्टम बोलते हैं। तो वो CRM के ऊपर काम करना, ताकि हम लोगों को पूरा पता रहे कि कब बात हुई थी, क्या बात हुई थी, इन्होंने दोबारा कब कॉल करने के लिए हमें कहा था, और उस दिन वो अपने आप अपना कंप्यूटर अपने को दिखाता है कि आज हमें इनसे बात करनी है। तो CRM को समझना और उसके साथ जो है आपको काम करना होता है। जो भी आपकी बात होती है वो CRM में आप एंट्री करते हैं, ताकि अगली बार जब आप बात करें तो आपको वो सब चीज़ें वहाँ पर याद रहे, आपको दिखे। इसके बाद अगर बात करूँ तो रिपोर्टिंग आपकी होती है रेगुलर, प्रिस्क्राइब जो भी आपको फॉर्मेट्स दिए जाएँ उसमें आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। फीडबैक्स आपके पास जो आते हैं वो आपको लेने होते हैं और समझना होता है, और जो इम्प्रूवमेंट आपको करने हैं वो इम्प्रूवमेंट्स आपको फीडबैक के आधार पर आपको करने होते हैं। तो ये आपका एक प्रमुख कार्य रहता है। अगले अगर काम की बात करूं तो कस्टमर इंगेजमेंट एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग आपका एक महत्वपूर्ण काम होता है, जहां पर आप एक्टिव लिसनिंग करते हो, रेपो बिल्ड करते हो, उनकी बात को ध्यान से सुनते हो, अगर कहीं कोई क्लू मिला उस बात को आप गौर करते हो, और रेपो बिल्ड करके मतलब कॉमन रिलेशनशिप कहीं बना करके, चाहे वो जाति से हो, समाज से हो, चाहे वो एरिया से हो, तो इस तरह की चीज़ों को करके आप जो है, इस तरह से आप ये चीज़ों को रेपो बिल्ड करके और कस्टमर्स के साथ हमारे जो है संबंध हैं वो हम मजबूत करते हैं। इसके बाद अगर बात करूं तो कस्टमर की मेंटेलिटी को समझना,
डिफरेंट सेल्स स्टेजेस में उसकी मेंटेलिटी क्या रहती है। जब वो शुरू में हमारे पास आए होते हैं, जब हमारे बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तब वो क्या सोचते हैं। हमारी एक बार साइट जब उन्होंने विजिट कर ली होती है, हमारे प्रोजेक्ट पर वो आ चुके होते हैं, उसके बाद उनकी मेंटेलिटी क्या रहती है, क्या क्वेश्चन रहते हैं, क्या चैलेंजेस रहते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको समझ करके अपने कम्युनिकेशन को उसके अकॉर्डिंग आप ढालते हैं। यानी अगर उन्होंने साइट देख ली है, अब निर्णय लेने में अगर उनको देर हो रही है, तो वहाँ पर आप उस तरह की कहानी या बात या उस तरह का मैसेज उनको देते हैं या उस तरह की बात उनसे करते हैं कि भाई निर्णय लेने से जो चूका वो फिर नुकसान में रहता है। तो वो इस तरह का आप वो अपने जो आप कम्युनिकेशन है उसको स्टेज वाइज उनकी मेंटेलिटी के हिसाब से आप चेंज करते रहते हैं। इसके बाद कस्टमर्स से फीडबैक लेना, प्रॉपर रिकॉर्ड उनके बना करके रखना ताकि फ्यूचर इंटरेक्शन में आपको वो काम आ सके, ये सब चीज़ें आप करते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने साइट विज़िट की है उनको कॉल करके आप पूछते हैं किस तरह की आपकी साइट विज़िट रही। हमारे जिन भी एग्जीक्यूटिव ने आपको साइट दिखाई तो क्या आपने उनको प्रॉपर बिहेवियर मिला आपको उनसे। तो ये सारी की सारी चीज़ें ताकि आप कस्टमर का फीडबैक ले करके अपन बेहतर एंगेजमेंट उनसे बना पाते हैं। तो ये सब काम आपके रहते हैं। इसके बाद अगर बात करूं तो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करना, डिजिटल मार्केटिंग सीखना और उसको करना, ये आपका काम रहता है। चाहे वो व्हाट्सएप पर हो, चाहे अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हो, तो प्रमोशनल कैंपेन्स आप लोगों को चलाने होते हैं। क्योंकि हमारी प्रोडक्शन टीम होती है, वो मैसेजेस, पोस्टर्स, वीडियोज़, ब्लॉग्स, वो सब आपको बना करके लगातार देती रहती है और आपके पास डेटाबेस रहता है तो उन पर आपको भेजना होता है और इस तरह से आप इंगेजमेंट को बढ़ाते हैं। इसके बाद आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम और अदर डिजिटल टूल्स का यूज़ सीखना होता है ताकि आप उनके माध्यम से भी हमारी चीज़ों को, हमारी कंपनी को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ पर बेहतर एक पोजीशन बनवा पाएँ। इसके बाद अगर बात करूँगा तो क्रिएटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग डिजिटल आउटरीच, डिजिटल हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं और इंगेजमेंट हमारा कैसे बढ़ा सकते हैं, वो चीज़ें आपको लगातार करनी होती हैं और उनको जो है आपको हमारी बात जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें, उस तरह का आपको एक क्रिएट करना पड़ता है। अगले टास्क और सब टास्क की अगर बात करूं तो प्रोडक्ट नॉलेज लेना, इंडस्ट्री का नॉलेज लेना, ये आपका एक प्रमुख कार्य होता है अगला, जिसमें आप इंडस्ट्री रिलेटेड, चूँकि हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हैं तो यहाँ पे बीघा बिस्वा को समझना, स्क्वायर फुट को, गज को, ये सब आपको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि आप में कॉन्फिडेंस रहे। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकें और उसकी अपनी नॉलेज से सामने वाले को आप प्रभावित कर सकें। ये इतनी जानकारी आप में होनी चाहिए। चाहे वो कोटा का पूछ ले तो आपको कोटा की प्रोजेक्ट्स की जानकारी होनी चाहिए तो आप वो बता सकें। साथ में आपको कस्टमर की साइकोलॉजी को समझना चाहिए और उसको क्या ऑब्जेक्शन वो कब लगाएगा, वो चीज़ का आपको पहले से पता हो और उसका क्या जवाब आपको देना है, वो सारी तैयारी आपकी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप क्षेत्र की नॉलेज जो है आपको रहती है। आपको जब भी आप काम करते हैं तो वो पूरा आपको गाँवों की लिस्ट दे दी जाती है ताकि आप ऐसा कोई भी गांव ना रहे जिसका अगर कोई नाम ले तो आप उसको दोबारा नहीं बोल पाए या आपको समझ भी नहीं आए कि क्या नाम है। क्योंकि हम हाड़ौती में हैं, कई सारे गाँवों के नाम ऐसे हैं जो एक नॉर्मल अभी बाहर के शहर के अगर आदमी की बात करूँ तो वो समझ नहीं पाएगा एकाएक। तो वो चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए लोकल। क्योंकि अगर किसी ने हमें फ़ोन किया हम गांव का नाम तो वो समझ जाएगा कि ये बाहर के लोग हैं, तो वो थोड़ा सा कहीं कनेक्शन नहीं बन पाता है। तो वो लोकल नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर कोई राम राम करता है तो आप अभिवादन में राम राम करेंगे, कोई नमस्ते करता है तो आप नमस्ते करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पर घबराए बिल्कुल ना, ऐसा नहीं कि मैं ये बता रहा हूँ कि ये सब होना चाहिए तो आपको पहले से आना चाहिए, नहीं। अगर आपको इसमें से कुछ चीज़ें आती है, कुछ नहीं भी आती है, तो हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग्स के माध्यम से ये सब चीज़ें आप लोगों को सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी। और लगातार चूँकि हम खुद ही एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, सीखना और सीख करके लोगों से काम करवाना, सिखाना, सीख करके लोगों से काम करवाना, यही हमारा काम है। तो आप यहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर ये सीखेंगे। इसमें से कुछ चीज़ें आपको आती होंगी, बाकी चीज़ें आप यहाँ पर आकर के सीख सकते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा काम होता है वो रेगुलर अपडेट करना अपनी नॉलेज को थ्रू ट्रेनिंग से के माध्यम से, चाहे वो इंडस्ट्री के माध्यम से और सेल्फ लर्निंग से। कुकू एफएम होता है, बुक्स होती हैं, तो इतने तरीके होते हैं सीखने के। तो वहाँ से आप अपनी नॉलेज को अपडेट करते हैं ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को अपडेट कर सकें, अपने आप को एज ए पर्सनालिटी आप बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकें। इसके बाद अगर अगली बात करूंगा तो सेल्स स्ट्रेटेजी एंड टारगेट अचीवमेंट हमारा प्रमुख कार्य होता है कि सेल्स प्रोसेस जो भी है उसको सिस्टमेटिकली फॉलो करना और जो भी ओवरऑल टारगेट्स और अचीवमेंट्स हैं उसमें आपको कंट्रीब्यूट करना होता है।
तो जो भी सेल्स में टारगेट मिलते हैं उसको आपको टाइम पर पूरा वो करना पड़ता है। इसके बाद आप सेल्स को डीपली सीखते हैं, समझते हैं, और उसमें जो है हमारे प्रोस्पेक्ट को कस्टमर्स में किस तरह से एफिशिएंटली बदला जाए, क्या उनको बोला जाए, क्या बातचीत उनसे की जाए, ये सारी चीज़ें आपको समझनी होती हैं जिससे कि आप उनको कन्वर्ट कर सकें। इसके बाद आपका होता है रेगुलर, इंडिविजुअल और टीम टारगेट्स जो आपको दिए जाते हैं, उसके लिए आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी होती है जिससे कि आप वो कर सकें। अगर आपका टारगेट है, कोई प्रोजेक्ट आपको दिया गया है, उसमें इतने प्लॉट्स बेचने, तो इतने कॉल्स आपको करने हैं, तो इस तरह का आप करते हैं, पूरी टीम मिल करके उतना कॉल करे, तो इस तरह की चीज़ों को आप देखते हैं। तो आप इंडिविजुअल और टीम टारगेट्स दोनों को करते हैं और स्ट्रेटेजिक तरीके से उनको अचीव करते हैं। तो ये आपके काम होते हैं। अगली अगर बात करूं तो कंप्लायंस एंड प्रोसेस एडियरेंस, जो भी हम चूँकि यहाँ पर बात करते हैं, तो जो कंपनी पॉलिसी है, हमारी इथिकल सेल्स प्रैक्टिसेस है, हम कुछ भी गलत बोल करके काम को नहीं करते। तो कोई भी चीज़ में ओवर प्रॉमिस करना, ज़्यादा बोल देना, वो चीज़ें हमें नहीं करनी है, उनसे आपको बचना है। इसके बाद एक्यूरेट रिकॉर्ड्स, सारी कॉल्स का, इंटरेक्शन का आपको एक्यूरेट रिकॉर्ड रखना है ताकि उसके आधारित ऑडिटिंग हो सके। वैसे ये सब ऑटोमेटेड सिस्टम्स रहते हैं, जब आप कॉलिंग करेंगे तो अपने आप सिस्टम में जो है कॉल्स रिकॉर्ड हो रही होंगी, वो सारी चीज़ें रहती है। लेकिन यहाँ पर जो है आपकी ऑडिटिंग होती है कॉल्स की, आपने ओपनिंग सही की नहीं की, आपने प्रोडक्ट को ढंग से बताया नहीं बताया, आपने अपने बारे में बताया नहीं बताया, आपने कंपनी के बारे में बताया नहीं बताया, ये पूरी की पूरी चीज़ें, ताकि आपको धीरे धीरे करते करते वो कल्चर में आ जाए, आप वो सब चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाए, ऐसा होता है। इसके बाद स्क्रिप्ट्स के ऊपर तैयारी होती है, हर 7 दिन के अंदर अंदर कोई स्क्रिप्ट में चेंज होना है तो वो होता है, स्क्रिप्ट की प्रैक्टिसेस करवाई जाती हैं। और इसी तरह से टीम स्क्रिप्ट की प्लानिंग होती है कि टीम स्क्रिप्ट क्या रहने वाली है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर ग्रुप में आपसे करवाई जाएंगी और इंडिविजुअली भी करवाई जाएंगी। तो ये सारी चीज़ों पर आपको मतलब दृढ़ता से लग कर के चलना होता है, उन्हीं चीज़ों को जो आपको बताया गया कामों को उसी तरीके से करना होता है। इसके बाद अगर बात करूं टीम कोलैबोरेशन और कंटिन्यूअस लर्निंग, ये आपका एक प्रमुख कार्य रहता है कि जो भी टीम आपकी है वो आपको टीम ओरिएंटेड एनवायरनमेंट में काम करना है, मिल करके काम करना है और ओवरऑल परफॉर्मेंस सबका सुधरे, इस तरह का आपको काम करना है। इसके बाद पर्सनल लर्निंग को, डेवलपमेंट को आपको जो है उसमें लगे रहना होता है और ट्रेनिंग हिस्ट्री जो है वो आप बनाते हैं कि ये 4 कॉल में इसको मैंने प्लॉट बेच दिया या इसको इतने कॉल में बेच दिया इसको, तो वो आप हिस्ट्री लिखते रहते हैं ताकि जो आपके जो सही रिजल्ट्स हैं वो आपको प्रेरित करते रहेंगे बार बार, और दूसरे लोगों के लिए भी वो एग्जांपल बनते हैं कि आपकी किस तरह की कॉल से आपने किस तरह से जो है इसमें सक्सेस पाई। तो ये हिस्ट्री जो है आपके नीचे जो आने वाले लोग हैं उनको प्रेरित करने के लिए हम लोग बराबर रखते हैं। इसके बाद अपने टीम मेट्स को आप अपनी नॉलेज शेयरिंग के जरिए, अपने सपोर्ट के जरिए आप उनको हेल्प करते हैं और उनको भी साथ में लेकर के आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर बात करूं तो आपका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो काम होने वाला है वो कंटिन्यूअस लर्निंग एंड डेवलपमेंट का रहने वाला है। यानी आप इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, किस तरह से हो रहा है, कौन सी कंपनीज अपने फ्लैट्स को बेचने के लिए क्या ले रही हैं, ऐड क्या देती हैं, कॉल कैसे करती हैं, आप खुद कॉल करके देखा वो आपको किस तरह से कन्विंस करते हैं, कभी साइट विजिट पर जाए कि वो साइट विजिट कैसे कराते हैं। तो ये सब आपको इंडस्ट्री से अपडेट रहना पड़ता है। इसके बाद आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना होता है, टीम के साथ लर्निंग आपको करनी होती है, आपको नए टूल्स को टेस्ट करना होता है, कोई नया माइक्रोफोन आया है, कोई नया हेडफोन आया है तो वो किस तरह से काम करता है और उसके बारे में आपको रिपोर्ट करना होता है ताकि अगर कोई नई अच्छी चीज़ है तो ऑर्गेनाइजेशन में हम उसको सबके लिए ला सकें। इस तरह की चीज़ें आपको करनी होती हैं। ये आपके काम रहे। इसके बाद अगर मैं बात करूँगा कि आपका ग्रोथ पाथ क्या हो सकता है, देखिए मैंने पहले भी कहा था कि टेलीकॉलर मेरी नज़र में वो चीज़ है जो अपने एक वो पोजीशन है जो आपको एक कॉल के माध्यम से केवल एक नंबर आप उनको देते हैं और वो आपको एक ग्राहक दे देते हैं। तो आपका बहुत बड़ा काम होता है ये। और टेलीकॉलर का जो ग्रोथ पाथ हमारे साथ क्या रहने वाला है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। टेलीकॉलर से सीनियर टेलीकॉलर में आप प्रमोट होते हैं, जहाँ पर जो है आप मोर कॉम्प्लेक्स कस्टमर्स को डील करते हैं और नए टेलीकॉलर्स जो है उनको आप ट्रेन करते हैं। उसके बाद टीम लीडर के बतौर आप पूरी एक टीम रहती है टेलीकॉलर्स की आपके साथ, जिनको आप उनके परफॉर्मेंस को देखना, टारगेट्स को देखना, ये पूरा जो है आप टीम लीडर का काम आप करते हैं। फिर मैनेजमेंट का हेडेक नहीं रहता है, वो हेडेक आपका हो जाता है कि वो पूरी टीम आपकी परफॉर्म करे।
उसके बाद आप काम करते हैं सेल्स बूस्टर का। अभी तक आप केवल उनकी परफॉर्मेंस पे ध्यान दे रहे थे, अब आप बन जाते हैं सेल्स को बढ़ाने के लिए। आप वो उनकी परफॉर्मेंस करवाना आपने सीख लिया बहुत अच्छे से, तो अब आप बात करते हैं सेल्स के ऊपर। तो लाओ, आपकी सेल्स किसी प्रोजेक्ट की कम है तो उसको कैसे बढ़ाना है, तो आप उन पर बात करते हैं, उन पर काम करते हैं। नई स्क्रिप्ट्स कैसे बनवानी है, कैसे काम होना है, तो ये पूरी की पूरी चीज़ों पर आप काम करते हैं। इसके बाद आप बन जाते हैं प्रोजेक्ट लीडर, जहाँ पर आप पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आपको दे दी जाती है कि ये इतने समय में इतने प्लॉट्स हैं, ये सेल होने हैं, उसके लिए कितने लोग लगाने हैं, क्या उनको ट्रेन करना है, वो पूरी हेडेक आपकी होती है। और वहाँ पर आप जो है उस प्रोजेक्ट को समयबद्ध तरीके से पूरा बिकवा पाते हैं, बेच पाते हैं, तो वो प्रोजेक्ट लीडर का आपका काम रहता है। तो आप एक तरह से सेल्स में पार्टनर वहाँ पर बनते हैं, मतलब जितना सेल्स मैनेजर का काम होता है उतना ही आपका भी वहाँ पर काम होता है। इसके बाद फाइनली आप बन जाते हैं सेल्स मैनेजर, जहाँ पर आप पूरी एंटायर सेल्स टीम को हैंडल करते हैं, टारगेट्स देते हैं, सेल्स स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, और इस तरह से आप जो है पूरा एंटायर ऑपरेशंस में जो है उनके उनको कंट्रोल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा कि किस तरह से ये हमारा है, और आप रोमांचित होंगे इस चीज़ को ज्वाइन करने के लिए और सीखते हुए अपने इस करियर में आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पर बात करूँगा इंसेंटिव प्लान की कि क्या इंसेंटिव प्लान्स हमारे रहने वाले हैं। तो एक फिक्स्ड मंथली सैलरी है। इसके बाद बात करूँगा वेरिएबल सैलरी रहती है कि आपने नॉलेज कितना लिया, आपका एटीट्यूड में कितना चेंज आया, आपका पंक्चुअलिटी का अगर बोलूँ तो, आपका लोगों को सपोर्ट करने का बोलूँ तो, टीम स्किल्स का बोलूँ तो वो चीज़ों का रहता है। स्किल्स की अगर बात करूँ तो आपने कौन से नए इक्विपमेंट सीखे, कौन सा नया सॉफ्टवेयर सीखा, किस तरह से आप कंप्यूटर से कॉलिंग कर रहे हैं, किस तरह से आप मोबाइल में नई टेक्निक्स आपने सीखी, तो वो चीज़ों का यहाँ पर स्किल्स में रहता है। इसके बाद हैबिट्स की अगर बात करूँ तो आपकी लर्निंग हैबिट्स की बात करें, टीम हैबिट्स की, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी वेरिएबल सैलरी की वो बनती हैं, वेरिएबल सैलरी उस पर डिपेंड होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स भी आपको दिए जाते हैं, जहाँ पर आपको लीड जनरेशन का इंसेंटिव रहता है कि कितनी लीड्स आपने जो है, जिनको लीड को आपने कॉल किया उसमें से कितनी क्वालिफाई आपने करी, यानी कितने लोग प्लॉट लेने के लिए तैयार हो गए। कन्वर्जन इंसेंटिव, यानी जो जितने डेटा आपको दिया गया था उसमें से कितने लोगों ने प्लॉट खरीद लिया, तो उस पर आपको इंसेंटिव मिलता है। इसके अलावा मंथली टारगेट्स जो आपके रहते हैं, चाहे वो लीड जनरेशन के हों, चाहे वो कन्वर्जन के हों, तो अगर वो पूरा आपने किए तो उसका एक एक्स्ट्रा आपको मंथली टारगेट मिलता है। इसके बाद आपको टीम परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, यानी आपने खुद ने अपना टारगेट पूरा किया, साथ में टीम ने भी टारगेट पूरा किया, तो टीम परफॉर्मेंस बोनस भी आपको मिलता है। काफ़ी एक्साइटिंग जर्नी रहने वाली है आपके लिए, और यहाँ पर सीखने सिखाने का, जैसे कि मैंने बताया, कल्चर है, तो हम लोग आपको सिखाने के लिए हमेशा आप लोगों के साथ रहेंगे। तो यदि आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आप में वो बात करने की कला ऑटोमेटिक है, आपको बात करना आता है, आपको लोगों से बात करना अच्छा लगता है, तो आप निश्चित तौर पर हमें ज्वाइन करें। काफ़ी एक्साइटिंग जर्नी रहेगी, और हमारे यहाँ पर कोई एक ही पोस्ट पर सीमित आप नहीं रह जाने वाले, धीरे धीरे सीख करके आप आगे बढ़ेंगे। इवन हमारे यहाँ तो जो नहीं सीखता उसको हम बाहर भी कर देते हैं। 3 साल तक अगर आपकी ग्रोथ नहीं हुई, आपने प्रमोशन नहीं ली, इसका मतलब आप स्टक हो रहे हैं, तो फिर हम जो है नए लोगों को जगह देते हैं। लेकिन सिखाते सभी को हैं पूरा, और ऐसा हमारे साथ आज तक नहीं हुआ कि कोई आगे ना बढ़ा हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा, और हमें आपका इंतज़ार रहेगा। आप आएँ, हमें ज्वाइन करें, और अपने लिए और सभी के लिए एक एक्साइटिंग फ्यूचर बनाएं, एक ब्राइट फ्यूचर बनाएं। थैंक यू। आपने सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।